अगर हम कहें कि भारत की आर्थिक कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों में लिखी है, तो शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे। लेकिन ये सच है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो यही कहानी बताते हैं। एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाजों तक सब कुछ जमीन के नीचे दबे इसी खजाने से मुमकिन हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम इसी खजाने की गहराई में उतरने वाले हैं। ये खनिज और ऊर्जा संसाधन आखिर हैं क्या, भारत में ये कहाँ-कहाँ मिलते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे? और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को भूगर्भिक तौर पर मतलब जमीनी बनावट के मामले में एक लॉटरी लगी हुई है। लॉटरी? कैसे? यहाँ इतनी तरह की चट्टानें और जमीनी बनावट है कि खनिजों की जबरदस्त वैरायटी मिलती है। लेकिन इस लॉटरी का एक पेंच है। वो क्या? ये खजाना हर जगह बराबर नहीं बटा है। ज्यादातर कीमती धातुएं हमें दक्षिण भारत के पठारी इलाकों की पुरानी कठोर चट्टानों में मिलती हैं। और उत्तर भारत का जो विशाल मैदानी इलाका है वो खनिजों के मामले में लगभग खाली है। और यही गैर बराबरी इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम खनिज कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या हर पत्थर है खनिज होता है? नहीं नहीं, हर पत्थर खनिज नहीं होता। इन दस्तावेजों के मुताबिक खनिज एक कुदरती पदार्थ है जिसकी अपनी एक खास रासायनिक बनावट और पहचान होती है। जैसे सोने की अपनी पहचान है, लोहे की अपनी। बिल्कुल। ये हमें चट्टानों के अंदर अयस्कों यानी ओर्स के रूप में मिलते हैं, और इन्हें जमीन से निकालने के काम को ही हम खनन या माइनिंग कहते हैं। अच्छा, और मैंने पढ़ा कि खनन भी एक जैसा नहीं होता। स्रोतों में दो तरह के खनन का जिक्र है, विवृत खनन और कूपकी खनन। ये सुनने में तो बड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। सोचिए, अगर खजाना जमीन की सतह के ठीक नीचे ही दबा हो तो आप बस ऊपर की मिट्टी हटाकर उसे निकाल लेंगे। अच्छा। यह है विवृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग। ये सस्ता और तेज होता है, लेकिन इसका पर्यावरण पर असर बहुत ज्यादा होता है। और कूपकी खनन? मुझे लगता है ये ज्यादा मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा। जब सोना या कोयला जमीन में बहुत गहराई में हो तो आप पूरा इलाका नहीं खोद सकते। तब आपको गहरी सुरंगें बनानी पड़ती हैं, जिन्हें शाफ्ट कहते हैं। अच्छा, जैसे किसी बिल्डिंग में लिफ्ट से नीचे जाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये बेहद महंगा, जोखिम भरा और तकनीकी रूप से बहुत जटिल काम है। भारत की ज्यादातर कोयला खदानें इसी तरह काम करती हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ खुदाई नहीं, ये तो पूरी इंजीनियरिंग है। तो एक बार जब ये खनिज बाहर आ जाते हैं, इन्हें पहचानते कैसे हैं? क्या सिर्फ रंग देखकर? रंग तो बस एक पहलू है। असली पहचान उनके भौतिक और रासायनिक गुणों से होती है। भौतिक गुण मतलब वो दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं? जैसे उनकी चमक। हाँ, चमक। हीरे की चमक उसे बाकी पत्थरों से अलग करती है। वो कितने कठोर हैं, उनकी बनावट कैसी है, ये सब। और रासायनिक गुण? रासायनिक गुण बताते हैं कि वो अंदर से कैसे हैं, क्या उनमें से बिजली गुजर सकती है। और एक बहुत दिलचस्प गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि क्या आप उसे पीट-पीट कर एक पतली चादर में बदल सकते हैं, जैसे सोने का वर्क बनता है, हाँ। या खींचकर पतले तार में, जैसे तांबे के तार बनते हैं। यही वो गुण हैं जो धातुओं को हमारे लिए इतना उपयोगी बनाते हैं। कमाल है। तो इन्हीं गुणों के आधार पे हम इन्हें अलग-अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। स्रोतों में धात्विक और अधात्विक का जिक्र है। हाँ, ये सबसे बुनियादी वर्गीकरण है। धात्विक खनिज वो हैं जिनसे हमें धातु मिलती है। इन्हें भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन-कौन से? पहले हैं लौह खनिज, यानी जिनमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क जिससे स्टील बनता है, और मैंगनीज। और दूसरे फिर अलौह खनिज होंगे, जिनमें लोहा नहीं होता। सही पकड़ा, जैसे तांबा, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है, सोना, चांदी। और फिर आते हैं अधात्विक खनिज। इनमें क्या-क्या आता है? इसमें दो बड़ी कैटेगरी हैं। एक तो है ईंधन खनिज। कोयला, पेट्रोलियम। हाँ, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारी ऊर्जा की दुनिया के बादशाह हैं। और दूसरी कैटेगरी में बाकी सब कुछ आ जाता है, जैसे अभ्रक जिसे माइका भी कहते हैं, जो बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और चूना पत्थर जो सीमेंट इंडस्ट्री की जान है, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये सब भी इसी में आते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि खनिज कितने तरह के होते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि ये खजाना मिलता कहाँ है? क्या ये पूरे देश में बराबर फैला है? यहीं पर वो गैर बराबरी वाली बात सामने आती है जो मैंने शुरू में कही थी। भारत में खनिजों की 3 मुख्य पट्टियां या बेल्ट्स हैं, और पहली पट्टी देश की औद्योगिक किस्मत तय करती है। वो कौन सी है? वो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश।
इसमें छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के इलाके आते हैं। अच्छा। ये एक तरह का जियोलॉजिकल जैकपॉट है। आपको लोहा गलाने के लिए 3 मुख्य चीजें चाहिए। लौह अयस्क, उसे गलाने के लिए कोयला और पानी। दामोदर नदी घाटी में ये तीनों चीजें एक ही जगह मिल गईं। अच्छा, इसीलिए जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला ये सारे बड़े स्टील प्लांट इसी इलाके में हैं। बिल्कुल। इसी एक वजह ने भारत की औद्योगिक राजधानी की लोकेशन तय कर दी। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रक सबकी भरमार है। ये भारत का मिनरल हार्टलैंड है। ठीक है, तो ये हुई पहली और सबसे अमीर पट्टी। दूसरी पट्टी कहाँ है? दूसरी पट्टी है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। ये कर्नाटक से लेकर गोवा, तमिलनाडु और केरल तक फैली है। यहाँ भी बहुत कुछ है। बहुत अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट। एक मिनट, यहाँ एक पेंच है। इन रिपोर्ट्स को देखें तो इस इलाके में लोहा तो है, पर उसे गलाने के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मतलब कोयला, वो तो यहाँ है ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती रही है। यहाँ के उद्योगों को या तो दूसरे राज्यों से कोयला मंगाना पड़ता है या फिर बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है, जो महंगा पड़ता है। समझ गए। और तीसरी पट्टी? तीसरी पट्टी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां और गुजरात के कुछ हिस्से। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। कैसे? यहाँ धात्विक खनिजों में तांबा और जिंक महत्वपूर्ण है, लेकिन राजस्थान की असली पहचान है भवन निर्माण के पत्थरों से। संगमरमर। हाँ, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। और गुजरात की बात करें तो वो अपने पेट्रोलियम भंडारों के लिए जाना जाता है। तो आप देख सकती हैं, हर पट्टी का अपना एक अलग किरदार है। ये तो कमाल की बात है कि कैसे जमीन के नीचे की बनावट ने देश के अलग अलग हिस्सों की पूरी अर्थव्यवस्था को शक्ल दी है। चलिए, अब खनिजों से आगे बढ़कर सीधे ऊर्जा पर आते हैं। इन स्रोतों में ऊर्जा संसाधनों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। हाँ, परंपरागत यानी वो स्रोत जिनका हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये हमारी आधुनिक दुनिया की नींव हैं। लेकिन इनके साथ 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली तो ये कि ये सीमित है। बिल्कुल, ये जीवाश्मी ईंधन है, ये एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरी समस्या है प्रदूषण। ये जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। अगर हम कोयले की बात करें तो ये भारत के लिए कितना जरूरी है? जरूरी कहना भी कम होगा। आज भी भारत की आधी से ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। ये आज भी भारत की इंडस्ट्री का इंजन है। और ये मिलता कहाँ है सबसे ज्यादा? भारत में ज्यादातर कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है, जो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज और झारखंड का झरिया हमारे सबसे पुराने और सबसे बड़े कोयला क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है पेट्रोलियम, जिसे तरल सोना भी कहा जाता है। और ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये महंगा है, बल्कि इसलिए कि इसके उपयोग अनगिनत हैं। ये सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं है। सम के डिगबोई में हुई थी, लेकिन आज भारत का ज्यादातर कच्चा तेल समुद्र के नीचे से आता है, मुंबई तट से करीब 160 किलोमीटर दूर मुंबई हाई से। और जहाँ तेल मिलता है अक्सर वही प्राकृतिक गैस भी मिलती है ना? हाँ, और उसका इस्तेमाल अब सीएनजी गाड़ियों से लेकर घरों में पीएनजी पाइपलाइन तक हो रहा है। तो ये तो हुई परंपरागत ऊर्जा की कहानी, जो शक्तिशाली तो है पर टिकाऊ नहीं है। तो फिर भविष्य क्या है? यहीं पर गैर परंपरागत स्रोत आते होंगे। हाँ, ये भविष्य भी है और जरूरत भी। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जैसी चीजें शामिल हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये नवीकरणीय हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। बहुत बेहतर। ये स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे नाभिकीय ऊर्जा को ही लीजिए। भारत ने इस पर बहुत पहले 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग बनाकर काम शुरू कर दिया था। तो सौर ऊर्जा को देखिए। पश्चिमी भारत, गुजरात और राजस्थान रेगिस्तानी इलाके होने की वजह से सौर ऊर्जा के लिए सोने की खान है। वहाँ धूप की कोई कमी नहीं है। नहीं, इसी तरह तटीय इलाकों में पवन ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं। ये ऊर्जा का एक नया अध्याय है, जिसे लिखना अब शुरू हो चुका है। तो हमने इन सभी संसाधनों के बारे में बात कर ली, लेकिन इन सभी स्रोतों में एक बात पर बार बार जोर दिया गया है, संरक्षण। हमें इन खनिजों को बचाने की जरूरत क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह एक बहुत सरल लेकिन कठोर सच्चाई है। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा में उल्टा रिश्ता होता है। मतलब जो खनिज सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, और हम उन्हें जिस रफ्तार से इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस रफ्तार से बन नहीं रहे।
उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। इसका मतलब हम अपनी प्राकृतिक विरासत को बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। हाँ, और यहीं पर सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार आता है। जिसका मतलब है कि हम अपनी जरूरतें भी पूरी करें और आने वाली पीढ़ियों का हक भी ना मारें। बिल्कुल, हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चों और पोते-पोतियों के लिए भी कुछ बचे। ये सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच न्याय की भी बात है। तो संरक्षण करें कैसे? एक आम इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? स्रोतों में कुछ बहुत व्यवहारिक उपाय दिए गए हैं। पहला, जहां भी मुमकिन हो, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाना। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, धातुओं का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। जब हम पुराने एल्यूमिनियम या स्टील को रिसाइकिल करते हैं, तो हम नए खनिजों के खनन की जरूरत को कम कर देते हैं। इससे ऊर्जा और संसाधन दोनों बचते हैं। और शायद सबसे जरूरी है अपनी खपत को कम करना। सबसे जरूरी, इन संसाधनों का सोच समझकर बिना बर्बादी के इस्तेमाल करना। ये समझना कि ये असीमित नहीं है। संरक्षण की शुरुआत हमारे अपने घरों से होती है।